वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो स्टैटिस्टिक्स को लेकर है। स्टैटिस्टिक्स में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज जो हम सेशन में डिस्कस करेंगे वो टाइप ऑफ ग्राफ के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सी ग्राफ स्टैटिस्टिक्स में यूज की जाती हैं और इनका बेसिकली सिम्टम क्या होता है। देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि किसी भी चीज को आप किसी नमूने के तौर पर किसी चीज को पेश करते हैं, तो कोई डाटा जो है नमूने के तौर पर जब पेश किया जाता है तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कहलाती हैं। उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम कोई भी डाटा लेते हैं और उसको एक नमूना एक मॉडल की तरह से पेश कर देते हैं, तो वो मॉडल जो है वो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है और ये स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। इससे हमें ये समझने में आसानी होती है कि हमारा जो स्टैटिकल मॉडल है, ये स्टैटिकल टर्म्स हैं, वो कितनी हद तक वेरीफाइड है, कितनी हद तक वैलिड है। अब बात कर लेते हैं जी हिस्टोग्राम के ऊपर। हिस्टोग्राम बेसिकली होता क्या है, ये एक तरह का बार ग्राफ होता है। इस बार ग्राफ के अंदर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जब हम इसके रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसी डाटा सेट की। बेसिकली इसमें जो रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास चीज़ होती है वो क्या चीज़ होती है रिप्रेजेंट करने के लिए, कि आपके पास बार्स होते हैं, बड़े बड़े बार्स होते हैं। उन बार्स के अंदर क्या होता है कि जो बार की हाइट होती है वो क्या कर रही होती है, वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है फ्रीक्वेंसी के नंबर्स को, ठीक है, जो कि उस डाटा रेंज के अंदर मौजूद होते हैं। देखें, बेसिकली बार की जो हाइट है वो वहां तक मौजूद है और जो बार का रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो भी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जहां तक बार, जैसे बार का एक शेप है, वो शेप जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसको उसकी डाटा की एक वैल्यू को, ठीक है, जहां पे वो बार स्टैंड करता है, खड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम उसको लेफ्ट साइड या राइट साइड कॉर्नर पे देखते हैं, फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती हैं, तो फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग जब उसकी हाइट हम देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स डाटा में मौजूद हैं जो कि मौजूद होते हैं हिस्टोग्राम के अंदर। हिस्टोग्राम को हम इसलिए स्टडी करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब हमें डाटा को शो कराना होता है, कंटिन्यूस डाटा में चेंजेस आ रहे होते हैं तो वो डाटा को हम शो कराते हैं हिस्टोग्राम की मदद से। तो ये हमारा जो हिस्टोग्राम होता है, हिस्टोग्राम की जो टेक्निकल डिस्कशन है वो ये है कि हिस्टोग्राम हम इस तरह से ट्रीट करते हैं, इस तरह से डील करते हैं हिस्टोग्राम के बारे में। तो हिस्टोग्राम एक हमारी इंपॉर्टेंट टर्म बनता है और इससे क्या होता है, हिस्टोग्राम से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं कि ये बार्स होते हैं ग्राफ के, और बार्स को हम इस तरह से हाइट और उसकी रेंज के अंदर चेक कर लेते हैं कि उसकी हाइट और रेंज जो है वो कहाँ है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक लोग हैं, तो उसके लिए एक बार बन गया और बार के बाद उसकी हाइट बना दी कि यहाँ से यहाँ तक इतने लोग हैं। देखें जी, बार चार्ट अब क्या होता है। बार चार्ट में हम ये कर लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बार बनाए हुए होते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई मुल्तान में जो इतने लोग रहते हैं, ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो मुल्तान में नीचे लिख दिया तो वो मुल्तान का बार हो गया, ठीक है। अब मुल्तान में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनकी जो तादाद लिखी हुई मैंने लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है। तो जब वो मैंने बार की जहां तक लेंथ रखी है तो वो जो लेंथ है वो कहलाती है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो बार की हाइट है। और जो बार का मैंने स्पेसिफिक नेम दिया हुआ है वो स्पेसिफिक नेम जो है वो कंसीडर किया जाएगा बार चार्ट के अंदर, उसकी एक स्पेशल कैटेगरी कंसीडर किया जाएगा, डाटा की कैटेगरी है, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है कि यानी क्या मतलब हुआ कि किसी शहर की आबादी, किसी मुल्क की आबादी के बारे में बताने के लिए हम रखेंगे तो हम उसके मुल्क का नाम रखेंगे तो वो बार हो जाएगा कंसीडर, और जब उसकी हाइट को देखेंगे तो उसकी हाइट जो नंबर ऑफ को कोलैप कर रही होगी, जो उसकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी जी। तो अब हम बात कर लेते हैं जी लाइन ग्राफ की। लाइन ग्राफ क्या होता है कि हमारे पास एक, आपने देखा होगा अक्सर ग्राफ के अंदर एक लाइन आ रही होती है। हम क्या करते हैं, अक्सर हम बताते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं और उसके बीच में एक लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। उस लाइन से हम क्या करते हैं, डेटा की जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम लाइन प्लॉट कर देते हैं, तो वो हमारा लाइन ग्राफ कंसिडर किया जाता है, उसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं। बेसिकली वो किस लिए होता है कि वो हम उस डाटा को प्राइमरीली दिखा रहे होते हैं कि ये डाटा यहाँ से यहाँ तक हमारे पास मूव कर गया है। ये प्राइमरीली एक तरह से डाटा को दिखाता है और ये फिर वो बताता है ट्रेंड्स, कि कहीं ऐसा होता है कि कहीं कुछ वैल्यू डाउन हो रही होती है, कहीं कुछ वैल्यू अप और बढ़ रही होती है। तो वो जो उसके अंदर
ट्रेंड क्या कहते हैं, जो तनाव आ रहा होता है उसके अंदर, डाटा के अंदर आपका जो तनाव आ रहा होता है या खिंचाव आ रहा होता है, उस खिंचाव और तनाव को डिफाइन करने के लिए हम लाइन ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ये लाइन ग्राफ इसलिए यूज की जाती है। तो लाइन ग्राफ भी एक स्टैटिकल का एक इंपॉर्टेंट टूल है, उसको हम यहाँ इसलिए स्टडी करते हैं कि हमें डाटा रिप्रेजेंट करने में आसानी हो जाए। अब जी पाई बार की बात कर लेते हैं। पाई बार क्या होता है? पाई बार एक सर्कल बार होता है, यानी सर्कल बार होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम कोई स्पेसिफिक परसेंटेज रखते हैं, यानी कोई डाटा की परसेंटेज है। जैसे मैंने कहा कि जी मुल्तान की आबादी जो है 50,000 है और कराची की आबादी 1 लाख है, तो पूरा जो पाई चार्ट बनेगा उसके अंदर क्या होगा कि पाई चार्ट की जो वैल्यू निकलेगी, जो उसकी परसेंटेज वैल्यू निकल रही होगी, हम उतने एरिया को नेक्स्ट कलर कर देंगे, यानी जो मुल्तान का एरिया है उसके कंपैरिजन में जो एरिया होगा उसको हम फ्री छोड़ देंगे। तो हमारा पाई चार्ट क्या होता है, ये भी एक तरह की एक्सप्लेनेशन होती है। इसको हम एक्सप्लेनेशन इस तरह करते हैं पाई चार्ट की कि हम उसको एक क्यूब शेप में या एक सर्कल शेप में एक सर्कल बना लेते हैं, उस सर्कल के अंदर उसकी परसेंटेज कर देते हैं और ईच परसेंटेज जो है वो उसको डोनेट कर रही होती है उसके डाटा को। तो ये भी पाई चार्ट का एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है और इसको हम डिस्कस इसलिए करते हैं कि इससे भी हमें डाटा रिप्रेजेंट करने में आसानी होती है। जी, जब हम स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन की बात करते हैं, तो कोरिलेशन की बात के लिए हम सबसे पहले स्कैटर्ड पाई चार्ट को देखते हैं। यानी स्कैटर्ड पाई चार्ट हमारे पास कैसे होता है, देखें बेसिकली लाइन ग्राफ से ही रिलेटेड स्कैटर्ड ग्राफ होता है, यानी स्कैटर्ड प्लॉट कह लें या स्कैटर्ड ग्राफ कह लें। स्कैटर्ड ग्राफ में क्या होता है कि जैसे एक साल में आपने 3,000 रुपये मुनाफा कमाया, अगले साल में उसके 3,500 प्रॉफिट हो गया। अब क्या हुआ कि 2 साल बाद फिर से 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो अब वो क्या हुआ, दो वैल्यूज एक टाइम में आ रही हैं, एक पीरियड में आ रही हैं। जब रिपीटेड वैल्यूज आती हैं आपके डाटा के अंदर, तो आप क्या करते हो, आप स्कैटर्ड डायग्राम के थ्रू या स्कैटर्ड प्लॉट के थ्रू शो कराते हो। यानी आप क्या करते हो, एक लाइन बना लेते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पे, फिर उसके अंदर जो है डाटा को प्लॉट कर रहे होते हो। तो वो जो प्लॉटिंग होती है, वो प्लॉटिंग जो है स्कैटरिंग स्कैटरिंग के अंदर आती है और वो हम कोरिलेशन के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। इसीलिए मैनेज करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट क्रिएट करती है बहुत ज्यादा। उसको हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा कॉन्साइज और बहुत ज्यादा ओपन ओपन कहना चाहिए कि उससे ओपन वैल्यूड रखा हुआ होता है और वो बहुत ज्यादा ओपन होती है। तो ये हमारी जो है यहाँ पर डिस्कशन थी इसके अकॉर्डिंग। बॉक्स प्लॉट भी एक किस्म का स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ग्राफ की। अब बॉक्स प्लॉट क्या होता है, बेसिकली बॉक्स प्लॉट के अंदर कंडीशन ये करते हैं कि हमारे पास जो इंटरमीडिएट रेंज आ रही होती है हमारे पास, ठीक है, तो हम उस इंटरमीडिएट रेंज को भी उसके अंदर डोनेट करते हैं। इसे हम क्वार्टाइल कहते हैं। इसका क्वार्टाइल का क्या मतलब होता है कि डाटा के अंदर हम डाटा के अंदर डिफरेंट छोटे छोटे से पोर्शन क्रिएट कर लेते हैं। उन पोर्शन से क्या होता है, हमें डाटा को मजीद समझने में आसानी होती है और सैंपल को समझने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो ये कंडीशन क्या होती है, हमारे पास क्वार्टाइल की पोजीशन में होती है। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें छोटे छोटे से क्वार्टर क्रिएट कर लेते हैं और उन क्वार्टर की मदद से क्या करते हैं कि बॉक्सेस बना लेते हैं। वो बॉक्सेस क्या करते हैं, उन क्वार्टर रेंज को शो करा रहे होते हैं। जैसे हमारे डाटा में लेट सपोज मैंने कहा कि जी एक ने 800 किलोमीटर का फासला तय किया, तो उस 800 किलोमीटर के फासले में वो कंटिन्यूस तो नहीं चला होगा, तो उसने कहीं ना कहीं स्टे लिया होगा। तो वो जो स्टेइंग कंडीशन होती है या जो स्टेइंग हम करते हैं, वो स्टेइंग हमारी जो है वो बॉक्स प्लॉट या बॉक्स, इसको कहना चाहिए कि बॉक्स प्लॉट कहलाता है ये। और ये बॉक्स प्लॉट यानी विस्कर्स विस्कर्स एक साइंटिस्ट है, विस्कर्स प्लॉट ये उनको कहा जाता है, उनके नाम से इसको तशबीह दिया जाता है। स्टेम एंड लीफ प्लॉट क्या होता है जी, बेसिकली स्टेम एंड लीफ प्लॉट वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर हम ये चीज देख पाते हैं कि हमारा जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अंदर हमें ये चीज समझ आ जाती है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो हमारे स्टेम कहलाते हैं। अब 1000 100 जितने भी हमारे जो डिजिट फर्स्ट डिजिट होंगे, इनिशियल डिजिट, वो स्टेम कहलाते हैं। और जो उसके प्रीवियस जो जो प्रीवियस फिगर्स होंगी या प्रीवियस जो उसके डिजिट्स होंगे, वो डिजिट्स कहलाएंगे लीव। यानी क्या होता है कि लीव में चेंजिंग आ सकती है लेकिन स्टेम में चेंजिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से हम कंडीशन को वेरीफाई करते हैं और ये हमारे स्टैटिस्टिक्स में एक डाटा को एनालाइज करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने में हमें आसानी देने के लिए हमारा एक सिस्टम ड्रॉ होता है। इसलिए हम इस सिस्टम को यहाँ स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी डॉट प्लॉट्स। अब डॉट प्लॉट्स कहाँ होता है, जब हम कोरिलेशन फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हमें कोरिलेशन वैल्यूज निकालनी होती हैं, जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं और जब हम रिग्रेशन मॉडल की बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर,
तो हमें वहां पर जरूरत पड़ती है डॉट प्लॉट की। डॉट प्लॉट क्या होता है, वो हम क्या करते हैं, कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, उस वैल्यू को एक खास निशान के ऊपर, एक खास प्लॉट के ऊपर रखते हैं, तो उसको हम डॉट या सर्कल कर देते हैं। वो सर्कल या डॉट आपका जो है कहलाता है, वो कंसीडर किया जाता है डॉट प्लॉट। डॉट प्लॉट क्या होता है, बेसिकली डॉट प्लॉट हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा की रेंज होती है, तो हम उसको शॉर्ट करने के लिए, उसको छोटा करने के लिए ये तमाम चीजें डील करते हैं। और इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारा जो डाटा होता है, ये हमारी जो एनालाइजिंग स्किल्स होती हैं, वो स्किल्स हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर निकलती है। रिग्रेशन में बेसिकली होता क्या है, रिग्रेशन में बहुत सारा डाटा जो है रिवर्स हो रहा होता है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है डाटा के अंदर। जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, तो ऑलमोस्ट उस मिसअंडरस्टैंडिंग को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस चीज को कैरी करते हुए लेके जाते हैं, ताकि हमारा जो डाटा है वो एक प्रॉपर, एक कंसाइड कंसाइज वे के अंदर जो है समझ में आ सके हमें कि हमारा जो डाटा है वो कहाँ पे डील कर रहा है। तो ये डॉट प्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है हमारे स्टैटिस्टिक्स का। फिर अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स को, ये इसलिए बताना जरूरी था कि देखें स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ जाती है कि आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली करवाई क्यों गई है, या स्टैटिस्टिक्स क्यों इसको डील करता है, तो इससे स्टूडेंट्स को क्या होगा, स्टूडेंट्स का इससे एक तो उनकी मोटिवेशन इंक्रीज होगी, उनकी जो रिसर्च होगी वो बहुत ज्यादा कॉन्साइज होगी, उन्हें ये बात समझ आ जाएगी कि उनका जो डाटा है वो किस तरह से ट्रीट कर रहा है, किस तरह से डील किया जा रहा है, या उसके अंदर क्या क्या कंडीशंस वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मजीद इसके अंदर, तो हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट क्लास है, वो क्लास जो है वो बहुत ज्यादा चेंजिंग वे में काम करती है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो उसको जब कोई चीज डिफाइन करेगी या कोई चीज वेरीफाई करेगी, तो उसके लिए स्टैटिकल डाटा की बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसीलिए हमें यहाँ पर डिस्कशन करने की जरूरत है कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि जो बेसिकली स्टैटिकल डाटा है वो क्यों इतना कंसाइज होता है, ये ग्राफ में क्यों इतना